नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए हम इस बुलेटिन को कर रहे हैं। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और यह बैठक किन स्थितियों में हो रही है ये समझने की ज़रूरत है। हिमाचल में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में घोषणाएं करते हैं और 15 अगस्त इस बार कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में मनाया जा रहा है, जहां से विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अभी विधायक बनी है। दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र इसी महीने के आखिर हफ्ते में 27 अगस्त से शुरू होगा और वो चलेगा सितंबर तक। और इससे पहले कैबिनेट में जो फैसले हो रहे हैं वो 15 अगस्त की घोषणाओं को लेकर भी हैं और साथ में जो आगामी विधानसभा का सत्र है उसमें पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर भी है। लेकिन इस सब के बीच में कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले, या आप ये कहिए कि 15 अगस्त का जो मौका आ रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा करते हैं, उस मौके से ठीक पहले आज राज्य सचिवालय में एक बैठक हुई है कर्मचारी एसोसिएशन के साथ। और इस बैठक में जो मामला बिल्कुल थ्रस्ट पे रहा है वो है हिमाचल में 5 डे वीक को शुरू करना। 5 डे वीक की प्रक्रिया और सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से ये आगे डिमांड उठी है, क्यों इस तरह की डिमांड की जा रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी बात करेंगे इस बुलेटिन में। और उसके साथ आपको बताएंगे कि इसके अलावा बाकी क्या क्या मामले आज के हैं। जहां तक बात एरियर पे ऑर्डर की है तो एक विभाग में कोर्ट ऑर्डर के बाद एरियर को रिलीज करने के ऑर्डर किए हैं सरकार ने। और ये जो ऑर्डर हैं ये स्पेसिफिकली टू डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि कोर्ट केसेस के मामले में जो एरियर का भुगतान है उसको लेकर जो सीलिंग लगाई गई थी पहले 2012 से, उसको विड्रॉ कर चुका है ताकि एक मुश्त एरियर का रास्ता साफ हो जाए। और कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए ही इसके बाद ये नया जो ऑर्डर एक आया है उसकी जानकारी आपको देंगे। पुलिस भर्ती पर पब्लिक सर्विस कमीशन को एक चिट्ठी मिली है राज्य सरकार से। इस चिट्ठी का जवाब आज या कल जाना जरूरी है क्योंकि 12 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती को लेकर मामला लगा हुआ है। जो बाकी व्यूअर हमारे 21 पोस्ट कोड या बाकी सारी चीज़ों को लेकर जानकारी मांगते रहते हैं, उनको लेकर भी आज आपको बताएंगे कि वो फाइल वर्क कहाँ और किस तरह से चल रहा है। जहां तक HAS में नायब तहसीलदार की बात है, ये मामला 2-3 दिन से हमारे ध्यान में है। इसी बुलेटिन के कमेंट बॉक्स के जरिए भी आया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो नायब तहसीलदार की परीक्षा होती थी उसको HAS के साथ मिक्स करने जा रहा है। अभ्यर्थी कह रहे थे कि इससे नुकसान होगा और इस प्रक्रिया को अलग ही रखा जाना चाहिए। आज दिव्य हिमाचल का शिमला के मेधावी कार्यक्रम एक हर साल होता है, उसमें शिक्षा मंत्री भी आए थे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। लेकिन जब हमारे कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आए तो उस वक्त माल रोड पे भी एक युवाओं का जो दल है उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात करना चाहिए और फिर उनसे आग्रह किया कि इस पूरे मामले में सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। हमने लोक सेवा आयोग से भी अभी बात की है, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से भी की है और आज इस बुलेटिन में इस पूरे मामले की जानकारी आपको देंगे कि बात है क्या। कैबिनेट में लंबे अंतराल के बाद बहुत सारे हमारे व्यूअर इसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी, इसका मामला इस कैबिनेट में जा रहा है जो अगली कैबिनेट है कल की। और कितनी पदों को भरने की अनुमति मिलेगी हम कल बता पाएंगे आपको, या इस पे होगा क्या वो भी कल बता पाएंगे। लेकिन ये मामला जा रहा है। 2 और सीनियर IAS भारत सरकार चले गए हैं। यहां संकट एकदम बढ़ता जा रहा है। गवर्नर ने कुलपति क्यों तलब किए हैं 6 विश्वविद्यालयों के, वो भी आपको जानकारी देंगे। उत्तराखंड अचानक विक्रमादित्य सिंह गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष और अपनी माता प्रतिभा सिंह के साथ, और उनकी वहां जो मुलाकातें हुई हैं वो बताएंगे आपको। ईडी का अगला कदम रेड के बाद क्या है वो जानकारी देंगे। पटवारी रिटायर भर्ती क्यों हो रहे हैं, एक अपडेट ये है। सोलर पर सीएम का फोकस क्यों है, आज भी बैठक में जो डिसीजन है इसके बारे में हुए हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। और जो अभी सतलुज बेसिन में जितने शव मिल चुके हैं और जितने अभी मिसिंग हैं उन दोनों की जो कंपैरिजन है वो बताएंगे और साथ में मौसम अलर्ट की बात करेंगे। देखिए, मौसम अलर्ट की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में 72 आवर्स में जो मौसम है वो अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है।
इसके कारण जो पिछले 24 घंटे के दौरान भी जो बारिश हुई है उससे ज़्यादा बारिश का आकलन है और इसमें कुछ क्षेत्रों में हैवी रेन भी हो सकती है। जहां तक सतलुज बेसिन की बात है, जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग बॉडीज़ हैं, उनमें से 10 बॉडीज़ अभी तक मिली हैं। इनमें से सिर्फ 3 की शिनाख्त हो पाई है, बाकी की अभी हुई नहीं है। 3 में से 2 के शव आज समेज में जला दिए गए। और दूसरी तरफ जो कांगड़ा का एक नंदरूल का युवक यहाँ पे था, वो बॉडी भी वापस भेज दी है। तो ये तो है 3 बॉडीज़ की जो मिली हैं अभी तक। वैसे टोटल 10 मिली हैं, बाकी जो सैंपलिंग डीएनए की हुई है उससे मैचिंग करनी पड़ रही है क्योंकि पहचान करना मुश्किल है। अगली जो इसमें चैलेंज है अब रेस्क्यू में, वो चैलेंज ये है कि अभी भी 37 के आसपास सतलुज बेसिन में ही बॉडीज मिसिंग हैं और इसका जो सर्च ऑपरेशन है वो समेत से लेकर दोगरी तक, ये जो कोल डैम का एरिया है, लगभग 90 किलोमीटर के एरिया में स्पैन में फैला है। और इसमें से कितनी बॉडीज निकल पाएंगी, रिट्रीव हो पाएंगी, वो पहले से ही एक चैलेंज बना हुआ है। सोलर पर जहां तक हम बात कर रहे थे सीएम के फोकस की, आज मुख्यमंत्री ने सोलर पावर को लेकर जो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले 6 महीने में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन करने का टारगेट तय किया है और ऊना के पेखूवाला में 32 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट स्थापना कर दी गई है। कुटलैड विधानसभा क्षेत्र में 10 मेगावाट, गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मेगावाट और आगामी 6 माह के भीतर 50 मेगावाट की क्षमता और इसमें ऐड की जाएगी। ये आज कहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। और आज की बैठक में इस पूरे मामले को लेकर जो नए लक्ष्य हैं उसको, टारगेट को अचीव करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। दरअसल जो सोलर पर फोकस की वजह यह भी है कि सर्दियों में जो हम बैंकिंग में लगभग 200 मेगावाट के आसपास हमें बाहर से लेनी पड़ती है, हम उस डेफिसिट को पूरा करना चाह रहे हैं क्योंकि सर्दियों में भी जहां नदियों में स्नोफॉल के कारण या पानी जमने के कारण फ्लो कम होता है, सोलर में जनरेशन हो सकती है सर्दी में भी, और उसी गैप को मुख्यमंत्री कम करना चाह रहे हैं ताकि जो खर्चा होता है सरकार का वो खर्चा उस टाइम कम किया जा सके। अगली बात है रिटायर पटवारी भर्तियों को लेकर। देखिए, अभी जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ जो एक जो स्टेट कैडर को लेकर एक कशमकश चल रही थी वो मैटर अलग है, लेकिन जो रिटायरी लोगों की भर्ती को लेकर जो ऐड अलग अलग जिलों में जारी हुई है। कांगड़ा में 5 तारीख का विज्ञापन है। 23 पटवारी और कानूनगो के 25 पद जो हैं वो इसमें भरे जाएंगे और ये पद जो खाली है फिक्स्ड रेम्युनरेशन के बेसिस पे हैं। 5 साल सर्विसेज जो हैं इनकी मिनिमम होनी चाहिए, ऐसी शर्त इसमें लगाई गई है। कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी सर्विस के दौरान पेंडिंग ना हो और ये जो है 65 ईयर की एज तक ही लिए जाएंगे। 30,000 रिटायरी कानूनगो को देंगे, 25,000 पटवारी को देंगे। वैसे अभी जो चल रही है, जो अभी जो सिस्टम चल रहा है उससे पहले ही ये स्कीम जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव थे, उससे पहले ही ये स्कीम जो लागू थी यहाँ पर, और इसी कारण अभी से इनको दोबारा से विज्ञापित किया जा रहा है चुनाव से निकलने के बाद। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक नोटिस जारी किया है। लेक्चरर स्कूल न्यू फिजिक्स का क्लास 3 की ये पोस्ट है। 12 अगस्त से 14 तक जो है इनकी जो जिसको बोलते हैं कि वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा। एक एक पोस्ट कोड को लेकर ये शेड्यूल उसी तरह से आगे चल रहा है। अब बात करते हैं ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी। देखिए, ईडी ने अलग अलग तरह की रेड हिमाचल में की है। हिमाचल क्या, पूरे देश में ही एक साथ हुई है, और वो हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर, सारे रिकॉर्ड को खंगालने को लेकर। लेकिन अब बायोमेट्रिक क्रॉस मैच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अब डिपार्टमेंट है जो जहां से आयुष्मान के बिलिंग अप्रूव होती है, उनके साथ भी जो पूछताछ है वो इसमें होगी। और साथ में बैंकों से निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन ईडी करने वाली है। 140 बैंक खाते ऐसे मिले हैं जिनमें संदेह है कि जो फर्जी जो आयुष्मान में इलाज किया गया या हिमकेयर में इलाज किया गया उसमें कोई गड़बड़ हुई है। इसी कारण जो बैंकों से निजी अस्पतालों
पेपरों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग और जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसके बीच में भी, क्योंकि आपको याद है कि जब हिमाचल में जो स्कॉलरशिप का स्कैम हुआ था तो उसमें फाइनली जो फ्रॉड करने वाले इंस्टीट्यूट है उनके साथ बैंक वाले भी मिले हुए थे और जो हायर एजुकेशन की जो ब्रांच में लोग थे वो भी मिले हुए थे। तो इन तीनों की कनाइवेंस से वो हुआ था, और इस बार भी इसी तरह की कनाइवेंस ईडी तलाश रही है। तो आने वाले दिनों में अभी आप और इस बारे में ईडी का एक्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड क्यों गए विक्रमादित्य सिंह, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आज विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं, देहरादून में बैठक की है। इनकी जो माताजी हैं पूर्व सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, वो भी गई थी इनके साथ, और वो हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। दोनों पहाड़ी राज्यों में कई समानता हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का दौरा स्पेसिफिकली बॉर्डर रोड्स को लेकर था। डोडरा कवार की जो कनेक्टिविटी है उत्तराखंड से वो एक महत्वपूर्ण इशू था, और साथ में जो हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर कुछ ब्रिजेस हैं जहां कंपन की शिकायत है, उसको लेकर भी इन चीज़ों को लेकर आप देखिए चौपाल में त्यूनी से आगे जो बॉर्डर है उत्तराखंड का है, रोहडू और सारा जो एरिया है जुब्बल कोटखाई का, इनका जो इष्ट देव हैं वो हनोल में हैं देवता जी, और हनोल जो मंदिर है वो उत्तराखंड में है। लेकिन जो कनेक्टिविटी है इस कारण वो बीच में कई जगह बीच में टूटी भी हुई है, क्योंकि कुड्डू बैरियर से आगे उत्तराखंड शुरू हो जाता है, और वहां पर जो सड़क कनेक्टिविटी है हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में, इसको लेकर ये बात करने गए थे। और बाकी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके कल आप जो हैं अखबार में भी देख सकते हैं ये पूरी मुलाकात क्या थी। और इन्होंने वहाँ से पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की फ़ोन पे भी बात करवाई है, ताकि इंटर स्टेट जो मैटर्स हैं उनको लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में आपस में बात हो जाए। अगली बात करते हैं गवर्नर ने जो वीसी तलब किए हैं। देखिए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल जी ने जो आज वीसी कॉन्फ्रेंस, एक तरह से आप कहिए कि वीसीज के साथ एक बैठक गवर्नर हाउस में रखी है। दरअसल दिव्य हिमाचल का आज एक कार्यक्रम था शिमला के मेधावी हम हर साल करते हैं, उसमें शिक्षा मंत्री भी थे रोहित ठाकुर जी और गवर्नर भी थे। शिक्षा मंत्री ने जो पदों को भरने को लेकर जो जेबीटी को लेकर बात हो रही है उनको लेकर हमने भी उनसे पूछा था, तो जेबीटी को लेकर तो वो सिर्फ इतना ही बता पाए कि अभी जो जेबीटीज की नियुक्ति है वो सिंगल टीचर स्कूलों में या बाकी जगह होगी, उन लिस्टों को फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल मर्जर की गाइडलाइन फाइनल नहीं हुई है। उसके बाद स्टेशन लगाने में और इजी हो जाएगा, और इसी कारण इसमें थोड़ी देरी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी तरफ जो गवर्नर ने जो शिमला के जो बच्चे हैं, यहाँ 28 स्कूलों के लगभग 370 के आसपास जो टॉपर्स थे, जो क्लास टॉपर्स भी इसमें शामिल थे, उनको सम्मानित किया इस कार्यक्रम में। और जो इसी दौरान उन्होंने संदेश भी दिया कि शिक्षा और जो राष्ट्र धर्म है एक ही पार्ट होना चाहिए। दूसरा जो लक्ष्य है वो इस उम्र में किस तरह से सेट करें ताकि जो सिर्फ मेरिट का पीछा ना हो, और भी जीवन के कई लक्ष्य हैं। और इसके बाद वो गवर्नर निकल गए हैं गोरखपुर के लिए शिमला से, और 10 तारीख को वापस आएंगे। 11 तारीख को राजभवन में 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति, चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो, चाहे मंडी का एसपीयू हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, वानिकी विश्वविद्यालय हो या तकनीकी विश्वविद्यालय हो, इन सबको बुलाया है और ये बैठक होगी गवर्नर हाउस में। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर क्या काम किया है विश्वविद्यालयों ने और इसमें क्या किया करना बाकी है, इन सब पे बात होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको याद है कि वर्तमान सरकार बनने के बाद बहुत सारे कुलपति बदले नहीं जा सके हैं, या आप ये कहिए कि राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप नहीं लगाए जा सके हैं। एचपीयू में वही कुलपति हैं जो पिछली सरकार में थे, एसपी बंसल, जिनके पास चार्ज है। एसपीयू में जो लगाया गया वो कुलपति जो हैं अभी लगाए गए वो गवर्नर साहब नहीं लगाए थे। उसी तरह का सिचुएशन कृषि विश्वविद्यालय का विवाद है और बाकी जगह भी उस तरह का चल रहा है। इसीलिए इस मीटिंग पर या ये जो सम्मेलन है इस पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। अगली बात करें अगर वो हैं आईएएस जो 2 और भारत सरकार चले गए हैं।
देखिए, अभी हिमाचल गवर्नमेंट के पास पहले ही अधिकारियों की कमी है, लेकिन दो हमारे अधिकारी, एक हैं 96 बैच के और एक हैं 99 बैच के। 96 बैच के हैं मनीष गर्ग, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी स्टेट के थे यहाँ पर, और इनको अब भारत सरकार में जो है इनको डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ही भेजा, अब दिल्ली बुला लिया गया है। एक्चुअली इन्होंने रिक्वेस्ट की थी दिल्ली के लिए, और पिछली बार जब इन्होंने दिल्ली जाना था भारत सरकार में, जब इम्पैनलमेंट होनी थी, राज्य सरकार ने एनओसी दे दिया, लेकिन ईसीआई ने मना कर दिया था कि जब तक इलेक्शन है तब तक हम नहीं फ्री कर सकते। अब भारत सरकार में इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इन्हें बुला लिया गया है। इन्हें डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के बराबर बुला लिया गया है। अब ये वहां सेवाएं देंगे, और इनके जाने के दो नुकसान हैं। एक तो राज्य सरकार को ईसीआई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक नया अधिकारी स्पेयर करना पड़ेगा, और फिर जो स्पेयर होगा, मतलब जो वर्तमान में कोई सचिवालय में सेक्रेटरी काम कर रहा है, वो शिफ्ट करना पड़ेगा कसुम्पटी के लिए, ईसीआई के लिए। दूसरा, जो दूसरे अधिकारी जो गए हैं वो हैं अमनदीप गर्ग, ये 99 बैच के हैं। प्रेजेंटली इनके पास पीडब्ल्यूडी था, फॉरेस्ट था, कार्मिक विभाग था, और अब ये चले गए हैं एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। हिमाचल में भी ये फॉरेस्ट भी देख रहे थे, और इस तरह से अगर भारत सरकार में जा रहे हैं, वहां हमारा एक्सेस बढ़ता है स्टेट का, अगर अपने कैडर का कोई सेक्रेटरी हो। लेकिन दूसरा संकट ये है कि यहाँ अफसरों की कमी हो गई है। अब इनके जाने के बाद भी सिचुएशन ये हो जाएगी कि हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो ओवरलोड हो जाएगा। पहले ही 2-3 के पास तो बहुत ज़्यादा काम है, और अब पीडब्ल्यूडी, जैसा मैंने आपको बताया, पीडब्ल्यूडी, कार्मिक विभाग, फॉरेस्ट, ये तो हैं ही। अब ईसीआई भी एक हो गया जो यहाँ अब देना होगा, तो इसके कारण अधिकारियों की कमी और खलेगी। अगली बात जो है वो है कैबिनेट में जेओए लाइब्रेरी का मामला। वैसे कैबिनेट की बात हम सारी एक साथ ही करेंगे, लेकिन जेओए लाइब्रेरी का जो इसलिए है क्योंकि इनके पद क्रिएट पहले कैबिनेट ने कर दिए थे, उसके बाद इनके आरएनपी रूल भी बन गए। इस कैडर को एक तरह से नए तरह से सृजित किया गया है हिमाचल में। स्कूलों में जो लाइब्रेरियन थे, आपको याद है कि जब इनको यूजीसी स्केल मिल गया, जब पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान एक गलती से ऑर्डर हुआ था, उस गलती के कारण फिर बाद में कोर्ट में सरकार हार गई और फिर सबको देना पड़ा। आज सिचुएशन ये है कि जो बीच में भी इनके लिए एरियर देने के लिए जो कोर्ट के ऑर्डर पे एरियर देने के ऑर्डर करने पड़े, उसके बाद उस हेड में जितना पैसा था वो सारा ही ड्रेन हो गया, और कुछ लोगों को उसमें जो एरियर है वो दिया नहीं जा सका था, बाद में कुछ और व्यवस्था करनी पड़ी। और कई जगह सिचुएशन ये है कि जो ये लाइब्रेरियन कुछ तो कॉलेज में ले लिए सरकार ने, लेकिन जो स्कूलों में रह गए, वहाँ स्कूलों में भी हालत ये है कि जितनी सैलरी है उतनी किताबें नहीं है। ये खुद शिक्षा मंत्री ने कई प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है, इवन शिक्षा सचिव ने भी। लेकिन इसी कारण फिर एक नया कैडर बनाना पड़ा। जैसे क्लरिकल में एक बार जेओआईटी अलग से बनाना पड़ा था श्रीकांत बाल्दी जी के टाइम में। अब देखिए, इसके लिए आरएनपी रूल बन गए थे, लेकिन भर्ती कब होगी ये पता नहीं था। ये लोग भर्ती करवाने के लिए कोर्ट गए, जो पिटिशनर्स थे, जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है जिनके पास, कोर्ट में सरकारी वकील ने ये कह दिया कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद इस बारे में कोई फैसला लेंगे। फाइनली कल की कैबिनेट में हायर एजुकेशन से ये मामला जा रहा है। 400 के आसपास की कोई पोस्ट बताई जा रही है जितनी क्रिएट की थी। इनमें से सरकार ने भरनी कितनी है वो कल कैबिनेट से पूछेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, और इसकी शर्तें क्या होंगी वो भी कल ही कैबिनेट बताएगी। लेकिन ये मामला कल कैबिनेट में जा रहा है, ये लगभग तय है। अब इसी के साथ बात अगर करनी हो तो 21 पोस्ट कोड को भी कर लेते हैं, जो बड़े सारे लोग हमारे बार बार पूछते रहते हैं। पिछले कल तक की जानकारी ये थी कि 21 पोस्ट कोड वाली जो फाइल थी वो परसों सुबह राज्य चयन आयोग को शिमला से भेज दी थी, और इसमें 58 पोस्ट टोटल हैं, और बाकी सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी राज्य चयन आयोग के पास है। उन्होंने ही आगे रिजल्ट बनाने को लेकर या घोषित करने को लेकर निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे चीजें होंगी। सरकार से ये पूरा मामला चला गया है। दूसरी बात जो है रिजल्ट की, और वो रिजल्ट की बात है ओटीए की, जो एकमात्र एग्जाम एडसिल से हुआ था। वो रिजल्ट कब घोषित होगा ये तब पता चलेगा जब राज्य सरकार 36 लाख रुपए एजेंसी की पेमेंट कर देगी। अभी तक वो हुआ नहीं है।
जहां तक बात है 939 और 903 JOAIT की, वो कनेक्टेड है 817 के साथ। वैसे 817 के लिए मंडे के लिए इंतजार करने को कहा था, उसके बाद आगे क्या हुआ वो पता करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो 2 पोस्ट कोड JOAIT के और गए थे, उनको लेकर राज्य चयन आयोग ने विजिलेंस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का जवाब जब आएगा तो फिर उसका भी रिजल्ट का प्रोसेस आगे चलेगा। अगली बात इसके बाद है जो HAS में नायब तहसीलदार की। ये मामला 2-3 दिन से कमेंट बॉक्स के जरिए हमें मिल रहा था और कुछ लोग अलग अलग व्हाट्सएप के जरिए भी इसके बारे में कह रहे थे। इसके बारे में आज जब शिक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में आ रहे थे तो रिज पर एक युवाओं का एक जो दल था वो उनको मिला और उन्होंने कहा कि जी हम सचिवालय आपसे मिलने आ रहे थे, आप यहीं मिल गए, तो आप हमारा ये मसला सुनिए। और ये जो HAS की परीक्षा में नायब तहसीलदार को मर्ज किया जा रहा है, जो अगला एग्जाम आने वाला है उसको बंद करवाइए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और फिर भी आप लोग आइए, मिलते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो पता करके आगे बात करते हैं। हमने लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग दोनों से पता किया। एग्जैक्ट सिचुएशन इसमें यह है कि सरकार की ओर से यह प्रपोजल इनिशिएट किया गया है और इसमें लोक सेवा आयोग इन एग्रीमेंट है। और इन एग्रीमेंट इसलिए है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में भी इसी तरह की परंपरा है। वैसे भी ट्रेजरी जो ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी HAS के साथ मर्ज होते हैं और तर्क ये दिया जा रहा है कि जो नायब तहसीलदार है कैटेगरी, वो सबसे पहले HAS में कन्वर्ट होती है। जैसे ही ये 3 साल के बाद तहसीलदार बनते हैं, ये HAS में एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद बड़ी जल्दी, और सबसे पहले ये ही HAS में आते हैं। तो इस आधार पर ये फाइनेंस और कार्मिक विभाग की पहले इसमें अप्रूवल थी। उसके बाद ये मामला अब कंसल्टेशन में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के बीच में चल रहा है। और इसमें क्योंकि कैंडिडेट सेम होते हैं, एलिजिबिलिटी सेम होती है और इसी कारण ये फीडर कैटेगरी भी यही है, इसीलिए एक एग्जामिनेशन, क्योंकि नायब तहसीलदार में पोस्टें वैसे ही कम होती हैं। ये तर्क है दोनों का आपस में, इसी तर्क के आधार पर ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अभी भी लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार बीच में कंसल्टेशन में है, ये फाइनल स्टेज नहीं है। आप लोगों को जिसको लगता है कि ये मर्ज नहीं होना चाहिए, वो राज्य सरकार अप्रोप्रिएट फॉर्म पर जाकर बात करें। रेवेन्यू मिनिस्टर हो, चाहे जो कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री खुद ही देख रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर का एक माध्यम वो तो है ही। तो इन दोनों जो माध्यमों से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसमें और करने का होगा या हमारे तक जो भी फीडबैक आएगा, हम उसमें आपकी उस तरह से फिर दोबारा से मदद करेंगे। अगली बात है एरियर पर ऑर्डर की। देखिए कुछ दिन पहले क्योंकि राज्य कोर्ट से बहुत डांट पड़ रही थी अधिकारियों को, कई जगह चेतावनी दी जा रही थी एरियर के भुगतान पे सिविल इम्प्रिजनमेंट कर देंगे, और उसी तरह के एक मामले में एक नई अपडेट ये आई है एक मामले में कि जो अभी हमारे सामने अपडेट है उसके मुताबिक एजुकेशन ने पैरा टीचर्स के मामले में एक ऑर्डर कर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और ये जो ऑर्डर है ये एरियर को लेकर ही है। एरियर को लेकर इसलिए ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि जो केस है मदन लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स कनेक्टेड मैटर्स, इसमें एरियर को लेकर ऑर्डर किया हुआ था, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, बाद में कोर्ट से डंडा पड़ा। 5 अगस्त 2024 का भी ऑर्डर है। इसमें 2 पैरा टीचर्स के लिए in the view of above facts and circumstances of the case following petitioner's para lecturer school new is hereby granted consolidated amount rupees 14,500 per month as admissible to contract with effect from 1/4/2007 to 31 March 2010 subject to final outcome of LPA. Accordingly, the concerned principal of government senior secondary schools to release the arrear of the petitioner immediately, subject to the final outcome of LPA. ये अगर LPA फिर डिपार्टमेंट के फेवर में आ गई तो पटिशनर जो है वो इज बाउंड टू रिफंड द अमाउंट ऑफ एरियर सो पेड टू देम and it may also be ensured before release of payment that above name lecturer petitioner
वाज वर्किंग एज लेक्चरर ड्यूरिंग पीरियड, ये कंफर्म करना है। मतलब ये एरियर को लेकर वो ऑर्डर हैं जो कोर्ट ये कहता है कि इमीडिएटली दिया जाए, और उसमें जो 2012 की एक सीलिंग लगी थी कि 50,000 हो तो सिंगल में जाएगा, 1 लाख हो तो फिर उसके बाद डबल में जाएगा, इस तरह की जो एक सीलिंग लगी हुई थी उस सीलिंग को भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हटा दिया था कोर्ट के फैसलों को देखते हुए, और उसके बाद अब ये ऑर्डर हुआ है। इसके बाद बात करते हैं पुलिस भर्ती की चिट्ठी की। देखिए, पुलिस भर्ती में 1226 पोस्टें पिछले साल की मिली हुई हैं, अभी तक भर्ती नहीं हो पाई, और ये अधिकारियों के स्तर पर सारी देरी है, जिनको प्रोसीजरल लैप्सेस इतने करने होते हैं कि जो बेरोजगार युवा जो वेट कर रहे हैं, राज्य सरकार ने 1 साल एलिजिबिलिटी भी बढ़ा दी उम्र की, इसी वजह से, क्योंकि देरी हो गई थी। बाद में 1226 में 30 पोस्टें और ऐड हुई हैं, लेकिन भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई, और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भर्ती एजेंसी बना दिया लोक सेवा आयोग को, लेकिन लोक सेवा आयोग को नोटिफाई ही नहीं किया, और जब नोटिफाई नहीं किया तो कल कैबिनेट में एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन की नोटिफिकेशन के लिए कैबिनेट में मामला जाएगा। कल जो कार्मिक विभाग ने चिट्ठी लोक सेवा आयोग को परमिशन के लिए भेजी, आज लोक सेवा आयोग को यह चिट्ठी मिली है। इस पर वैसे तो लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन हर मंगलवार को होता है, लेकिन ये आज ये चिट्ठी होगी, कल वापस जाएगी, कल कैबिनेट में लगेगा, उसके बाद ये भर्ती मिलेगी लोक सेवा आयोग को, तभी इन पदों के लिए रिक्विजिशन के मुताबिक आवेदन मांगे जा सकते हैं। ये कल कैबिनेट की बैठक में आपको इंतजार करना होगा। ये भी एक बड़ी अपडेट है। हिमाचल में 5 डे वीक का हल्ला दोबारा क्यों हुआ है, ये भी आपको बता दें। दरअसल राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ जो है वो आज मिला मुख्य सचिव से। प्रबोध सक्सेना ने इनको 15 मिनट के आसपास का टाइम दिया, और इसमें बड़ी सारी चीजें डिस्कस हुई, और उसमें एक था कि 5 डे वीक को जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि इससे ना केवल जो शिमला में कंजेशन है उससे राहत मिलेगी, साथ में एक तर्क दिया गया है कि इससे पैसे की भी बचत होगी। अब कैसे बचत होगी, सचिवालय की लाइटें ऑफ या ऑन करने या गेट खोलने या उससे बचत होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी बचत कैसे होगी, और उसके बदले जो काम जो रुकेगा या प्रभावित होगा या टलेगा अगले मंडे तक, उसका क्या होगा, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन आज ये मांग राज्य सरकार के सामने फिर से उठाई गई है। इससे पहले भी जितनी बार ये मांग उठाई गई इसकी सहमति नहीं मिली थी। इवन राज्य सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर भी इस तरह की कोई सहमति जो संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिए गए थे। उसके बावजूद ये आज इसमें क्या होता है वो देखना होगा, किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से आगे बात बढ़ती है। लेकिन इन्होंने इसके अलावा सेक्रेटरीट में जो 29 सूत्री मांग पत्र अपना दिया है, और इस डिमांड चार्टर में जो सचिवालय के 350 पद खाली हैं, मोस्टली इसमें क्लैरिकल के हैं, इनको भरने के लिए कहा है। हर मंत्री के दफ्तर में सुप्रीडेंट की पोस्ट क्रिएट करने को कहा है। एसओ वहां बिठा दिया, लेकिन सुप्रीडेंट है नहीं। एचआरए, सीसीए, कैपिटल अलाउंस, डीए और एरियर, इन सबको जल्दी देने की मांग की है, जो पेंडिंग है बड़े दिन से, आपको पता है। एचआरए, सीसीए और कैपिटल अलाउंस तो अब कई दशक हो गए, और डीए और एरियर की कहानी आपको पता है, 15 अगस्त आगे आ रहा है, और उसमें मुख्यमंत्री क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो देखना होगा। वैसे 4,000 करोड़ का जो 1,000 करोड़ का जो लोन इस महीने के लिए लिया था वो आज अभी खाते में आया नहीं है, कल तक आएगा, तो उसके बाद पता लगेगा कि पैसा कितना आया है। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो लोकायुक्त, गवर्नर हाउस, कमीशन मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन और एस्टेट ऑफिस में जो सेक्रेटरीट पे मिलती थी, जिसको अभी पिछले पे कमीशन में अलाउंस में कन्वर्ट कर दिया था, उसको फिर से इसमें सेक्रेटरीट पे में ही रखा जाए। तो ये डिमांड की हैं। इन डिमांड्स पे क्या होता है वो आगे पता चलेगा। हायर ग्रेड पे की जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी मांग अभी बहुत पीछे रह गई है। वजह यह है कि सरकार इस स्थिति में है नहीं, और मुख्यमंत्री ने जो ज्ञापन आए थे वो फाइनेंस को भेजे थे। फाइनेंस सेक्रेटरी इसमें सीएम को मिलकर कैटेगोरिकली मना कर चुके हैं कि वो उस स्थिति में नहीं है। बाकी जो चीज कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपके और कोई मसले हैं तो कह सकते हैं, ताकि हम उनको देख के उनका रिप्लाई ले सकें। आप सब लोग इस बुलेटिन में लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।